नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल बातें शिक्षा की। आज के वीडियो में हम वृद्धि और विकास से संबंधित दूसरा वीडियो देखेंगे। इसमें हम वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। वृद्धि और विकास के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अनेक अध्ययन किए गए हैं और इन अध्ययनों से यह सिद्ध हो गया है कि वृद्धि और विकास के फलस्वरूप आने वाले परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात वृद्धि और विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुपालन करती है। इन्हें हम सामान्य सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययनकर्ता या शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में पढ़ने वाले शिक्षार्थियों छात्राध्यापकों को वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को संचालित करने वाले सिद्धांतों को जानना आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। वृद्धि और विकास के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जिनका हम यहाँ पर संक्षेप में वर्णन करेंगे। इसके अंतर्गत पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतर विकास के सिद्धांत के अनुसार वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। कभी यह मंद गति से चलती है तो कभी तीव्र गति से चलती है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया में समग्रता का भाव निहित रहता है और इसे हम अलग अलग सोपानों में नहीं बांट सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं कि प्रारंभिक वर्षों अर्थात शैशवावस्था, बाल्यावस्था के वर्षों में वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होती है और उसके बाद के वर्षों में यह धीमी हो जाती है, लेकिन यह प्रक्रिया अनवरत लगातार चलती रहती है। तो इस तरह से निरंतर विकास के सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि वृद्धि और विकास में अचानक कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि यह निरंतर अविराम गति से चलती रहती है। दूसरे सिद्धांत पर हम आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी यानी कि व्यक्तिगतता का सिद्धांत। विकास की व्यक्तिगतता का सिद्धांत, इंडिविजुअलिटी का सिद्धांत यह बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति एवं अपने ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में अपना विकास करता है। जैसे यदि हम एक ही आयु के दो बालकों की बात करें तो उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक आदि विभिन्नताओं का उनके अंदर होना स्वाभाविक है और यह उनके व्यक्तिगतता को इंगित करता है। यही कारण है कि आयु में समान होने पर भी दो बालक परस्पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं और इसी वजह से हम वृद्धि तथा विकास की दृष्टि से हम इसे अनोखा मानते हैं। तीसरा हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिबिलिटी अर्थात परिमार्जकता का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है परिमार्जकता का सिद्धांत। इन सिद्धांतों को यदि आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इससे संबंधित सीटेट या यूपी टेट में कोई भी प्रश्न आता है तो वह आपसे बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको इसकी संकल्पना के बारे में पता है। नेक्स्ट है परिमार्जकता का सिद्धांत। विकास की परिमार्जितता का सिद्धांत यह बताता है कि विकास की गति एवं दिशा में परिमार्जन संभव होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में प्रयासों के द्वारा विकास की गति को वांछित दिशा की ओर तीव्र गति से उन्मुख किया जा सकता है। यह सिद्धांत शैक्षिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना जाता है। अर्थात यदि हम बालक को सही वातावरण या सही परिवेश में रखते हैं और उसे हम प्रोत्साहित करते हैं तो वह शैक्षिक दिशा में कुछ अच्छा कार्य करने के लिए अग्रसर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफिनिट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जाति, प्रजाति अथवा वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, इनके विकास का एक निश्चित प्रतिरूप, एक निश्चित प्रतिमान होता है जो उस प्रजाति के समस्त सदस्यों के लिए सामान्य होता है तथा उस प्रजाति के समस्त सदस्य उस प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं। यद्यपि किसी भी प्रजाति के सदस्यों में परस्पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु ये विभिन्नताएं बहुत ही कम होती हैं।
तथा उस प्रजाति की सामान्य प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं करती हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तियों के अनेक समूहों का अनेक वर्षों तक विकासात्मक विधि के द्वारा अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि विकास के इन प्रतिमानों के आधार पर अन्य व्यक्तियों के विकास का पूर्वकथन किया जा सकता है। इस सिद्धांत को विकास क्रम या विकास दिशा का सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आप इसको भी नोट कर लीजिएगा कि हम इस सिद्धांत को विकास दिशा के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि शारीरिक विकास के क्षेत्र में वृद्धि और विकास के क्रमबद्ध व पूर्वकथनीय प्रतिरूप होने के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। जैसे जन्म पूर्व जीवन यानी कि प्रीनेटल लाइफ में जो बालक है, जो उसकी शारीरिक वृद्धि है वह अधोगति का अनुसरण करती है। इसे हम मस्तकोद्मुखी क्रम कहते हैं। अधोगति का मतलब होता है हेड टू फुट। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर सीटेट या यूपी टेट में यह पूछा जाता है कि शारीरिक वृद्धि किस गति का अनुसरण करती है, तो आप उसे लिखिएगा मस्तकोद्मुखी या हेड टू फुट। इसका अर्थ होता है कि बालक का सबसे पहले मस्तिष्क का विकास होता है, फिर मस्तिष्क यानी हेड रीजन, देन धड़ रीजन यानी ट्रंक रीजन, और सबसे अंत में पैर क्षेत्र यानी कि लेग रीजन का विकास होता है। जन्म के उपरांत भी शारीरिक विकास में यह क्रम बना रहता है, यानी कि बालक सबसे पहले अपने शरीर के ऊपरी अंगों पर नियंत्रण करना सीखता है। यानी सबसे पहले वह सर को स्थिर करता है, फिर हाथों का नियंत्रण सीखता है, फिर धड़ का नियंत्रण सीखता है, और सबसे अंत में वह निम्न भाग यानी कि पैरों का नियंत्रण करना, पैरों लेट करके या पैरों के बल चलना, और सबसे लास्ट में 1.5 साल या 2 साल लग जाते हैं बच्चों को चलने में, तो सबसे लास्ट में वो अपने पैरों पर नियंत्रण कर पाता है। और इसी तरह के निश्चित प्रतिमानों को हम बालक के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि उसके विकास के पक्ष में भी देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर इस तरह से हम 4 जो इसके सिद्धांत है यह देख लिए। नेक्स्ट सिद्धांत पे हम आते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है, अर्थात प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह पशु प्रजाति हो या मानव प्रजाति, वह विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। उदाहरण के लिए संसार के समस्त भागों में मानव प्रजाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है, अर्थात हम हेड टू फुट की बात करें या शरीर पर नियंत्रण की बात करें, वह मानव शिशुओं के विकास के प्रतिमानों में किसी दूसरे देश में अगर किसी दूसरे देश के शिशु की बात करें तो उनमें अंतर नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इसे समान प्रतिमान का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट है 6 प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि समन्वय का सिद्धांत। इसे हम कभी कभी एकीकरण का सिद्धांत करके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय पाया जाता है, अर्थात कि जो बालक होता है पहले संपूर्ण अंगों को तथा फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है, अर्थात वह अपने संपूर्ण अंग यानी सिर पर, फिर धीरे धीरे निम्न भाग पर वह नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद वह उसे चलाना सीखता है। तत्पश्चात वह इन समस्त भागों में समन्वय स्थापित करना सीखता है। जब तक शरीर के विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित नहीं होता है तब तक बालक का उचित विकास नहीं हो पाता है। तो इस तरह से विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों को सरल व सहज बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत पे हम आते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया के परिणाम के फलस्वरूप होता है, क्योंकि केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण बालक के विकास की दिशा व गति को निर्धारित नहीं कर सकता है, अपितु दोनों के अंतःक्रिया के द्वारा ही बालक की दिशा व गति का नियंत्रण होता है। वास्तव में वंशानुक्रम बालक के उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिसके द्वारा बालक का अपना विकास करना संभव नहीं हो पाता है, बल्कि वातावरण उन सीमाओं के बीच कुछ ऐसी संभावनाओं को निर्धारित करता है जिससे बालक का उचित तरीके से विकास हो सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अच्छे वंशानुक्रम के अभाव में अच्छा वातावरण निष्फल हो जाता है, और अच्छे वंशानुक्रम के बावजूद दूषित वातावरण में बालक को कुपोषण, गंभीर रोग या उसकी जो जन्मजात योग्यताएँ होती हैं वह कुंठित हो सकती हैं। लास्ट हम इसके प्रिंसिपल पर आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट यानी चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति एवं स्थिर दर से न होकर के कैसे होती है, वह चक्राकार होती है। अर्थात विकास की प्रक्रिया के दौरान बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जब किसी क्षेत्र विशेष में विकास की पूर्व अर्जित स्थिति में समायोजन करने के लिए उस क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया में थोड़े समय के लिए विराम लग जाता है, और फिर कुछ समय के पश्चात वह उस क्षेत्र का जो विकास है फिर वह बढ़ जाता है। जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था में तीव्र गति से होता है, फिर किशोरावस्था में थोड़ा सा विराम लग जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था में थोड़ा विराम लग जाता है, लेकिन यह जो है वह चक्राकार गति से जीवन पर्यंत गर्भावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक चलता रहता है। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस चैनल का निर्माण एक प्रयास है उन विद्यार्थियों के लिए जो किसी कारण से या किसी अभाव की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं या उन्हें किसी तरह की ऐसी दिक्कत है। तो आप इस चैनल को, अगर यह चैनल आपको पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको और आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।